बाकी जो देश है जहाँ पे चुनाव होता है, जहाँ पे जनता वोट डालती है, और वो विकसित देश है जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई है, उन्हें खुद को पता है कि इससे चोरी हो सकती है, इसलिए वो विकसित देश ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं करते। उन्होंने ईवीएम को हटाकर अपने देश के अंदर बैलेट पेपर वापस लेकर आ गए। छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था, उनके परिवार का वोट था, उनके रिश्तेदारों के वोट थे, जब बैलेट मशीन खुली, ईवीएम मशीन खुली, वो काउंटिंग के टाइम पे उनके अपने बूथ की, तो अपने बूथ से उनको एक भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट भी चोरी हो गया। यानी चोरी केवल उनके परिवार रिश्तेदारों का वोट नहीं हुआ, जो उन्होंने अपने खुद के लिए अपना वोट डाला था बीएसपी के लिए, उनका भी वोट चोरी हो गया। क्योंकि उसे जनता की वोट की चिंता नहीं है, वो तो ईवीएम से चोरी करके चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए तो वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये भरोसा अब की बार 400 पार का आता कहां से है? पिछली बार कहा था अब की बार 300 पार, तो 300 पार आ गई, अब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे इसलिए ये भरोसा है क्योंकि इन्होंने ईवीएम बनाई है, ईवीएम के अंदर कोडिंग करके 400 सीट जीत लेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि आपका ये सपना सपना रह जाएगा। भारत के लोग इतने कमजोर नहीं है, अगर अंग्रेजों को भगा सकते थे तो आपकी तो औकात क्या है? ईवीएम वापस लो, ईवीएम वापस लो। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। अब हम समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन सभी क्रांतिकारी योद्धाओं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों को, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज एक बात आप लोग समझ लीजिए, देश के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी है जिसका देश के कानून पर कोई भरोसा नहीं है। वो सरकार जो देश के संविधान को नहीं मानती, वो सरकार जो ईवीएम से बनी है, वो जनता की नहीं सुनती, क्योंकि उसे जनता की वोट की परवाह नहीं है। जो वोट से लोगों, जो ईवीएम से लोगों की वोट की चोरी करके बनी है, उसे लोगों की वोट नहीं चाहिए। यही कारण है ना वो किसानों की सुनती है, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, 6800 भर्ती जो चोरी हुई है उनकी भी नहीं सुन रही है, ना मजदूरों की सुन रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेके पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उनकी भी नहीं सुन रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, काला धन वापस आया नहीं, झूठ बोल के लोगों की वोट ले ली, तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? और दूसरी बात यह, जब ईवीएम के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक आंदोलन बन गया, तो ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव का रिजल्ट जल्दी आता है। अरे देश के लोगों को चुनाव का रिजल्ट जल्दी नहीं चाहिए, रिजल्ट 2 दिन के अंदर ना आए, 4 दिन के अंदर आ जाए, लेकिन लोगों के वोट, जिसको लोग वोट दे रहे हैं, उनको ये भरोसा तो होना चाहिए कि जिस प्रत्याशी को वो वोट दे रहे हैं उनका वोट सही जगह जा रहा है। ये वोट की चोरी होती कैसे है, आम आदमी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम बहुत सेफ है, ईवीएम के अंदर नेट कनेक्शन नहीं है, ईवीएम के अंदर ब्लूटूथ नहीं है, ईवीएम से चोरी संभव नहीं है। ये बात कह के लोगों को बरगला रहे हैं, या कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव सस्ता है, बैलेट पेपर से महंगा है। फिर कह रहे हैं बैलेट पेपर से ज्यादा टाइम लगेगा, 4-5 दिन लगेंगे गिनती होने में, और कह रहे हैं ईवीएम से 4-5-6 घंटे में चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। तो मैं एक तो बात आपको सिलसिलेवार बता दूं कि किस तरीके से ईवीएम के अंदर चोरी की जा रही है, और आम जनता के वोट की चोरी करके किसी पर्टिकुलर पार्टी को जिताने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। होता कैसे है ये? पहली बात तो ये, जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको बड़ा कौन रहा है? जो प्रेस को बाइट्स दे रहे हैं उन्हें दें सब तरह। जो लोग प्रेस को बाइट दे रहे हैं, मेरा निवेदन है थोड़ी देर बाद दे देना, वो लोग इधर आ जाएं। जो लोग साइड में खड़े, अगर वो सामने आ जाएंगे तो आपका फोटो भी आएगा, क्योंकि पता लगना चाहिए कि देश के अंदर लोग ईवीएम के खिलाफ खड़े हैं। मैं एक एक पॉइंट के तरह, एक एक पॉइंट के द्वारा, अपने सॉलिड आर्गुमेंट के द्वारा ये बात आज आपके सामने साबित करूंगा कि ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी होती है। आप जिस प्रत्याशी को वोट डालते हो उसको आपकी वोट नहीं जा रही है, बल्कि आपकी वोट को चोरी करके सरकार, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार मिलके ये सारी वोट की चोरी कर रही है। ये चोरी होती कैसे है मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताऊंगा, और मैं पूरा जानता हूं कि आपको समझ आएगा।
ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस मशीन को बनाने वाली कंपनी BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL। और ये जो BEL है, इस कंपनी के 7 डायरेक्टर हैं। 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, 7 में से। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ये EVM मशीन बना रही है, उस मशीन बनाने वाली कंपनी को चलाने वाले 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो जो EVM बनाने वाली मशीन को चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को मदद नहीं करेगी? दूसरी बात, ये जो EVM है, इस EVM के अंदर रियल टाइम डाटा है, रियल टाइम क्लॉक, यानी एक घड़ी लगी हुई है, जिस घड़ी में ये फिक्स किया जा सकता है, डेट और टाइम फिक्स किया जा सकता है। डेट और टाइम अगर इसमें ना हो, अगर इसमें रियल टाइम क्लॉक EVM मशीन के अंदर ना हो, तो EVM मशीन से चोरी करना संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है ये। अब ये रियल टाइम क्लॉक से चोरी होती कैसे है, मैं ये समझाता हूं आपको। 4 सदस्यीय कमेटी, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये जो 4 सदस्य हैं, ये IIT के प्रोफेसर है, और ये IIT के प्रोफेसर 4 लोगों की समिति जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, ये प्रोग्रामिंग करती है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और सॉफ्टवेयर डेवलप करके माइक्रो कंट्रोलर चिप जो विदेश से खरीदी जाती है, उस चिप में ये सॉफ्टवेयर डाला जाता है। अगर सॉफ्टवेयर में ही बनाते वक्त ये प्रोग्रामिंग कर दी जाए कि अगर 50% वोट ये फला पार्टी को स्वैप करके चली जाए, यानी आप डाल रहे हाथी पे, आप डाल रहे साइकिल पे, आप डाल रहे हाथ पे, या आप डाल रहे झाड़ू पे, तो आपका वोट ऑटोमेटिक तरीके से स्वैप करके बीजेपी के खाते में चला जाए। ये होगा कैसे? अगर ये प्रोग्रामिंग, ये टेक्निकल कमेटी के एक्सपर्ट मेंबर अगर ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें ये प्रोग्रामिंग कर दें, उसमें ये कोडिंग कर दें, तो उसकी कोडिंग का तो उन्हीं के हाथ में है। आम जनता को तो पता नहीं है कि EVM के अंदर क्या है, आम जनता को तो पता नहीं है कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया, आम जनता को तो पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनाते हुए क्या क्या प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाए कि फला तारीख को, यानी चुनाव की तारीख को इतने बजे से, यानी सुबह 10 बजे से, मान लो उसने फिक्स कर दिया कि इतने, मान लो 10 तारीख को चुनाव है, 10 मार्च को चुनाव है, और प्रोग्रामिंग कर दी 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जितने भी वोट पड़े, हर दूसरा वोट फला पार्टी को चला जाए। तो आप तो डाल रहे हो सही जगह, आपको लग भी रहा मैंने सही दे दी, लेकिन प्रोग्रामिंग के द्वारा आपकी वोट स्वैप होकर चलेगी उस पार्टी को जिसको वो देना चाहते हैं। तो आपकी वोट की चोरी हुई कि नहीं हुई, आपको तो पता नहीं चलेगा। तो ये होता कैसे है? अगर ये EVM के अंदर रियल टाइम क्लॉक ना हो, तो वो जो प्रोग्रामिंग की गई है, प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी, जैसे जो आतंकवादी लोग टाइम बॉम्ब बनाते हैं, टाइम बॉम्ब के अंदर अगर टाइम क्लॉक ना हो तो टाइम बॉम्ब नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें फिक्स किया जाता है कितने बजे बॉम्ब को उन्होंने ब्लास्ट करना है। तो वो अगर टाइम क्लॉक ना हो तो बॉम्ब, टाइम बॉम्ब नहीं बनेगा, टाइम के हिसाब से ब्लास्ट नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों के अंदर, आपके पास फोन है, फोन के अंदर आप लोग क्लॉक लगाते हो, अलार्म, सुबह आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको जल्दी उठना है, तो आप अक्सर अलार्म लगाते हो ना। तो आपका जितने बजे का, अगर उसके आपके फोन के अंदर अगर टाइम का क्लॉक ना हो, तो क्या आपका अलार्म बजेगा? नहीं बजेगा ना। यानी कि ये टाइम, रियल टाइम क्लॉक इसलिए लगाई जाती है ताकि आपको कितने बजे उठना है ये टाइम आप पहले उसमें प्रोग्रामिंग कर दे। आप अपने फोन में प्रोग्रामिंग करते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, सही 4 बजे आपका अलार्म बोल जाएगा ना। तो इसी प्रकार ये जो EVM है, EVM के अंदर रियल टाइम क्लॉक है, और साथ में ये जो सॉफ्टवेयर जो डला जाता है EVM के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग में अगर ये डाल दिया जाए कि इतने तारीख को इतने बजे से इतने बजे के बीच जितने भी वोट पड़े, आधी वोट स्वैप होकर फला पार्टी को चली जाए, तो आप तो सही डाल रहे हो, आपको तो लग रहा है मैंने जिस प्रत्याशी को दिया मेरा वोट उसको गया, लेकिन उसकी वोट की चोरी होकर वहां जा रही है जिसको वो जिताना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, जिन देशों ने, जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, चाइना है, यानी वो जो चाइना में तो चुनाव नहीं होता उस तरह, लेकिन जो बाकी जो देश हैं जहाँ पे चुनाव होता है, जहाँ पे जनता वोट डालती है, और वो विकसित देश है जिन्होंने EVM मशीन बनाई है,
उन्हें खुद को पता है कि इससे चोरी हो सकती है, इसलिए वो विकसित देश ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं करते। उन्होंने ईवीएम को हटाकर अपने देश के अंदर बैलेट पेपर वापस लेकर आ गए। तो अगर ईवीएम बनाने वाली मशीन वाले देश अपने यहाँ ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश की सरकार, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है? नहीं है। तो आप चाहते हो बैलेट पेपर वापस आए? तो भाई जब जनता चाहती है कि बैलेट पेपर वापस आए, जब वोटर को आपके ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वोटर चाहता है कि बैलेट पेपर वापस आए, तो मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन है कौन जो इस जिद पर रहा है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव कराएगा? पहली बात तो एक चीज समझ लो कि देश में संविधान का शासन है, और इस संविधान के शासन में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। यानी संविधान के द्वारा उनको जो जिम्मेदारी दी है जनता की सेवा की दी है। संविधान कहता है इलेक्शन कमीशन का गठन इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। ये इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो वोटर का भरोसा कायम करे। वोटर को ये भरोसा होना चाहिए जिसको वो वोट दे रहा है उसकी वोट सही जगह जा रही है। लेकिन जब देश के लोग, पूरा सर्वे हुआ है, सर्वे में डाटा है 95% लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर वापस चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं ये इलेक्शन कमीशन इस जिद पे क्यों अड़ा है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव कराएगा? वो जनता की बात को सुन क्यों नहीं रहा? वो जनता का नौकर है, उसको जनता की बात सुननी चाहिए, तो क्यों इस जिद पे अड़ा है कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा? और एक और बात, एक और पॉइंट बताता हूं, आपको पता होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक व्यवस्था दी थी कि जो 3 सदस्य कमेटी है जो इलेक्शन कमीशन का गठन करती है, उसमें 3 सदस्य कमेटी में एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे सदस्य मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन मोदी जी को पता था फिर गड़बड़ करना मुश्किल हो जाएगा। वो लोकसभा और संसद के अंदर, यानी संसद के अंदर, राज्यसभा लोकसभा है, उसके अंदर वो एक बिल लेकर आ गए। और वो बिल क्या है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को बदल दिया और उस बिल में यह कर दिया कि 3 सदस्य जो इलेक्शन कमीशन का गठन करेंगे, उन 3 सदस्यों में एक तो देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे विपक्ष के नेता होंगे, तीसरे देश के कानून मंत्री होंगे। तो देश के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री वो तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, वो तो केंद्र सरकार के हो गए। तो फिर वो जो 3 सदस्य इलेक्शन कमीशन होगा उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, उन तीनों को जो चुनेगा, कौन चुनेगा? ये 3 सदस्य कमेटी चुनेगी। 3 सदस्य कमेटी में बहुमत किसका है? बहुमत बीजेपी का है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री और कानून मंत्री दोनों बीजेपी के हो गए। तो वो दोनों मिलकर जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहेंगे उसको बना देंगे, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर भी जिसको वो बना चाहेंगे बना देंगे। तो ऐसी क्या वजह थी कि जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के गठन की बनाई थी उसको क्यों इन्होंने संसद के अंदर एक बिल लाकर उसको बदल दिया? ये चोरी क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ईवीएम के द्वारा ये चुनाव जीत सकते हैं। इन्होंने जितने वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए ये बैलेट पेपर से चुनाव नहीं जीत सकते। क्योंकि 2014 में इन्होंने वादा किया था कि अगर ये जीत जाएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए या छीन लिए? छीन लिए। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, इन्होंने महंगाई कम की या बढ़ा दी? इन्होंने कहा था 35 लीटर पेट्रोल देंगे। आपने जनता की अदालत में देखा होगा, वो लाला रामदेव वो कह रहे थे जनता से आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? 35 रुपए लीटर। जनता कह रही हाँ जी चाहिए। अब जब सरकार बन गई तो वो 35 रुपए लीटर मिलने की बजाय कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि भारत के रुपए की वैल्यू अमेरिका के डॉलर के भी बराबर हो जाएगी, लेकिन वैल्यू बराबर होना तो दूर है, डॉलर की वैल्यू और भी कई गुना बढ़ती चली गई। तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नोटबंदी लाकर जो छोटे मोटे उद्योग थे वो भी तबाह कर दिए। और जो इनका दोस्त है अडानी, जो उस वक्त 208वें स्थान पे था, वो दुनिया में उसे दूसरे स्थान पे ले आए।
उसकी इतनी मदद की विदेशों में जाके उसको ठेके दिलवाए। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया गए थे प्रधानमंत्री, वहां भी उसको कोयले का ठेका दिलवा दिया। जहां जहां जाते हैं अपने दोस्त की मदद करते हैं, कहते हैं देश को नंबर 1 बनाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, 2 चीज में से एक कोई नंबर 1 बना सकते हैं, या तो अपने देश को नंबर 1 बना सकते हैं या अपने दोस्त को नंबर 1 बना सकते हैं। पर उनकी, मोदी जी की प्राथमिकता देश नहीं है, उनकी प्राथमिकता उनका देश है अडानी अंबानी। तो वो लोग नंबर 1 किसको बनाएंगे, या तो देश को या दोस्त को। तो उन्होंने देश को चुनने की बजाय दोस्त को चुना। उन्होंने अडानी जी को दुनिया में दूसरे नंबर पे, 208 से दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया, उनको इतना अमीर बना दिया। तो वो बन कैसे रहे। और एक और बात बता दूं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जितने भी सरकारी ठेके ले रहे हैं, चाहे वो कोयला खादान हो या दूसरे खादान हो या जितने एयरपोर्ट के ठेके, सब इनके पास जाते जा रहे हैं। आपका लखनऊ भी इनके पास चला गया, अहमदाबाद का भी इनके पास चला गया, पूरे देश के पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, और इन्होंने बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, देश के एक एक करके सारे संस्थान बेच दिए। मालिक कौन बन रहा है, इनका दोस्त बन रहा है। मालिक इनका दोस्त बन रहा है, क्योंकि इन्हें देश से प्यार नहीं है, इन्हें दोस्त से प्यार है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं समझोगे तो धोखा खाते रहोगे। तो ये जो जितने बन रहे हैं आपके पैसे से अमीर बन रहे हैं, क्योंकि ये जब लोन लेके, जनता का पैसा बैंक में, आपका पैसा बैंक में, बैंक से पैसा लोन लेते हैं, लोन लेने में सरकार इनकी मदद करती है, और लोन लेने के बाद उसी पैसे से सरकारी ठेके, सरकारी सारी संपत्ति खरीदते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं और जनता को अंगूठा दिखा देते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी मदद, सरकार इनकी मददगार है, सरकार जनता का ख्याल नहीं कर रही है। और एक और बात आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था, उनके परिवार का वोट था, उनके रिश्तेदारों के वोट थे, जब बैलेट मशीन खुली, ईवीएम मशीन खुली, वो काउंटिंग के टाइम पे उनके अपने बूथ की, तो अपने बूथ से उनको एक भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट भी चोरी हो गया। यानी चोरी केवल उनके परिवार रिश्तेदारों का वोट नहीं हुआ, जो उन्होंने अपने खुद के लिए अपना वोट डाला था बीएसपी के लिए, उनका भी वोट चोरी हो गया। तो भाई कैसे भरोसा करें। फिर इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, वो मालिक बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो नौकर है, नौकर रहे। संविधान ने उसको जिम्मेदारी दी है कि आप फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, आप वोटर के भरोसे को कायम करें। आप वोटर के भरोसे को तोड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। देश के लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम लोग संविधान को बचाने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, आप पे यूएपीए लगा देंगे, आप पे मुकदमे लगा देंगे, आपको मरवा देंगे। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि भैया हमें डराने की जरूरत नहीं है। आप डरे हुए हो इसलिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अब ये जनता का मुद्दा बन गया है। जनता को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा बन गया है कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, ये सोचते हैं कि प्रभुप्राचा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डर जाएंगे, ये सोचते हैं कि भानु प्रताप सिंह डर जाएंगे, ये सोचते हैं डीसी कपिल डर जाएंगे, ये सोचते हैं राजेंद्र जी डर जाएंगे, ये सोचते हैं राजेंद्र गौतम डर जाएगा। हम मर सकते हैं, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अगर देश के स्वतंत्रता सेनानी, जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उन्हें भी तो अंग्रेजों ने डराया था, उनको भी तो गोलियों से भूना था, उनको भी तो जेल में डाला था। अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी डर जाते, अगर वो आजादी का आंदोलन ना चलाते, तो क्या हमें आज आजादी मिलती? नहीं मिलती ना। तो अगर वो सोच रहे हैं कि हमें जेल में डालकर, हम पे झूठे केस बनाकर हमारी आवाज को बंद कर देंगे, तो ये भूल जाए, ये हमारी आवाज को दबा नहीं सकते, क्योंकि ये आवाज अब जनता की आवाज बन चुकी है कि जनता को अब अपने वोट की चोरी नहीं चाहिए, जनता को बैलेट पेपर वापस चाहिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो वोट का अधिकार दिया, मैं आपको बता दूं, ये वोट का अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिला है। जब भारत आजाद होने वाला था, संसद संविधानिक सभा के अंदर इस बात पे चर्चा चल रही थी कि अब अंग्रेज चाहने वाले हैं वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको जान के ताजुब होगा, संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको देना चाहते थे, या जो ग्रेजुएट हैं उनको देना चाहते थे, या जो बड़े जमींदार हैं उनको देना चाहते थे। तो देश के अंदर जो दलित, पिछड़े, आदिवासी थे या महिलाएं थी, उनको मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो ग्रेजुएट कैसे बनते?
इसका मतलब 95% लोगों को संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। और चूंकि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, व्यापार का अधिकार नहीं था, तो वो व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन सकते थे, तो जमींदार भी नहीं बन सकते थे। इसका मतलब देश में 95% लोगों को संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। लेकिन संविधान सभा के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए और उन्होंने संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मजदूर हो या किसान हो, सबको समान वोट मिलेगी। वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। तो ये जो अधिकार बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, ये सरकारें घबरा गई है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, मोदी जी घबरा गए हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 के अंदर चुनाव से पहले जो वायदे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे अच्छे सपने दिखाए और सपने दिखाकर फिर उनके सपने में आके डराने लगे। नोटबंदी करके इतना डरा, इतने डरा, लोगों को लाइन में लगा दिया, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के व्यापार चौपट हो गए, छोटे मोटे दो धंधे बंद हो गए। तो लोग किसी भी कीमत पर इस सरकार को चाहते नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने जनता का एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जितने वायदे जनता के साथ किए थे, इन्होंने धोखा किया। और एक और बात, किसान धरने पे बैठते हैं, साल साल बैठते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, वहां पे डॉक्टर नीतू सिंह बैठी है, यहाँ पे 6800 जो टीचर भर्ती घोटाला हुआ है, उसके अंदर लोग सर्दी में मर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे चूड़ी नहीं चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि उसे जनता की वोट की चिंता नहीं है, वो तो ईवीएम से चोरी करके चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए तो वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये भरोसा अब की बार 400 पार का आता कहां से है? पिछली बार कहा था अब की बार 300 पार, तो 300 पार आ गई, अब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे इसलिए ये भरोसा है क्योंकि इन्होंने ईवीएम बनाई है, ईवीएम के अंदर कोडिंग करके 400 सीट जीत लेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि आपका ये सपना रह जाएगा। भारत के लोग इतने कमजोर नहीं है, अगर अंग्रेजों को भगा सकते थे तो आपकी तो औकात क्या है? आपको जवाब दिया जाएगा, देश की जनता जवाब देगी। ईवीएम को जाना होगा, लोकतंत्र की रक्षा करके रहेंगे, देश के संविधान की रक्षा करके रहेंगे, बैलेट पेपर को वापस लाकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कुछ नारे लगाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ईवीएम वापस लो, ईवीएम वापस लो, ईवीएम वापस लो, बैलेट पेपर वापस लो, बैलेट पेपर वापस लो, बैलेट पेपर लेना होगा, वरना वापस जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय